गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। झारखंड पीसीएस के पेपर 6 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्लास में मैं एएन सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जीव विज्ञान में मानव के बारे में कंटिन्यू कर रहे हैं। मनुष्य से संबंधित बातों के बारे में देख रहे हैं और इसमें हम लोग आज अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं ब्रेन से। तो आइए हम लोग देखें ब्रेन के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहली बात, ब्रेन के लिए जो वर्ड यूज होता है वो न्यूरो वर्ड यूज होता है और इस प्रकार से जो ब्रेन का स्टडी है वह न्यूरोलॉजी कहलाता है और जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, इसके जो विशेषज्ञ होते हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। और ब्रेन की जो कोशिका होती है, मस्तिष्क की जो कोशिका होती है, उसका नाम न्यूरॉन्स होता है। और जैसा कि आपने कोशिका में देखा था कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है वह कौन है? न्यूरॉन्स ही है। अब ये न्यूरॉन्स का नेटवर्क हमारे पूरे शरीर में फैला रहता है जो हमारे शरीर में संवेदना प्रकट करता है। संवेदना मतलब कि जैसे आप के स्किन पर चींटी चल रहा है तो आपको पता चल जाता है कि भाई चींटी हमारे शरीर पर रेंग रहा है। अगर मच्छर आपके त्वचा पर आके बैठता है तो आपको ये भी पता चल जाता है कि मच्छर है, मक्खी बैठा तो मक्खी है। तो इस प्रकार से आपकी संवेदना के लिए जो जिम्मेदार है वह मस्तिष्क से न्यूरॉन का नेटवर्क हमारे शरीर में फैला रहता है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के रूप में जाना जाता है। तो ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और जो न्यूरॉन्स है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर फैला रहता है। और इस न्यूरॉन्स में एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन। और ये एसिटाइल कोलिन में ही इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन। यानी कि न्यूरॉन्स के ऊपर सोडियम और पोटेशियम जो दो एलिमेंट है ये आयंस के रूप में उपस्थित रहते हैं। और जब हमारे शरीर में कोई टच या किसी तरह का जो स्टिमुलस होता है यानी चेंज इन एनवायरनमेंट, उसका रिपोर्टिंग हमारे दिमाग को मिलता है। जैसे दिमाग से हमारा सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है और वह सिस्टम न्यूरॉन्स के जरिए जुड़ा हुआ है। जैसे आंख है तो आंख के साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ है? न्यूरॉन्स जुड़ा हुआ है। फिर कलर सेंस जुड़े हुए हैं, कलर सेल्स जुड़े हुए हैं और वह संवेदना हमें बताता है। और फिर समय के संग हम उन संवेदनाओं को याद कर लेते हैं। बचपन से ही कुछ प्रीफिक्स हमारे दिमाग में बैठा दिया जाता है कि बेटा ये क्या है? तो ग्रीन। अब सभी लोगों को ये बताया गया कि दिस वन इज ग्रीन। तो जैसे ही ये कलर आया तो सबके दिमाग में एक ही जुबान निकला कि ये ग्रीन है, सिमिलरली रेड, सिमिलरली ऑरेंज। और इसी तरह से ये क्या है? तो पेन है। ये क्या है? तो बुक है। तो बेसिक जो फंडाज है वो हमारे दिमाग को एक सिग्नल्स में एक नेमिंग कर दिया जाता है कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि प्राइमरी जो हम लोगों का एजुकेशन है उसमें दिखाया जाता है ए फॉर एप्पल, ये एप्पल है। अब इसको अगर हिंदी में बोलते हैं तो हम बोलते हैं इसको सेब कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे दिमाग में वो मेमोरी के रूप में स्टोर हो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब भी अब एप्पल को देखता है तो वो रिकॉग्नाइज करता है दिस वन इज एप्पल एंड इसका मीनिंग इज सेब। इसी तरीके से जब हम इस कलर को देखते हैं तो हमारा दिमाग, हमारा सेंस इसको रिकॉग्नाइज करता है कि ये ग्रीन है, हरा है और हम अपने मेमोरी से इसको पहचान जाते हैं कि ये ग्रीन है। इसी तरीके से हमारा दिमाग का सिस्टम काम करता है सेंट्रल और पेरिफेरस नर्वस सिस्टम के साथ मिल करके। तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है उसमें तीन तरह का सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मोटर नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा मुख्य रूप से जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है और स्पाइनल कॉर्ड से ही न्यूरॉन्स का नेटवर्क पूरा फैला हुआ है। और आप जैसा कि देखें ब्रेन के लिए जो वर्ड यूज हुआ वो न्यूरो शब्द जो है वह इस्तेमाल हुआ और इस तरह से उसके विशेषज्ञ को न्यूरोलॉजी और उसके जो इस अध्ययन को न्यूरोलॉजी और उसके विशेषज्ञ को न्यूरोलॉजिस्ट। और इसकी जो कोशिका है वो न्यूरॉन्स कहलाती है जो सबसे बड़ी कोशिका के रूप में है। अब देखिए ये जो हमारा ब्रेन है तो ये ब्रेन के अलग अलग हिस्से अलग अलग नाम से जाने जाते हैं और ये अलग अलग नाम के आधार पर ही इसके कार्य, इसके फंक्शन सारा का सारा नियंत्रित होता है।
तो इसमें जो मुख्य आपका जो सबसे मेन जो सेंट्रल सिस्टम है, तो मुख्य बात तो ये है कि हमारा ब्रेन जो है यह है सेरिब्रम। सेरिब्रम और सेरिब्रम का ही जो है अलग अलग हिस्सा, सेरिब्रम का ही अलग अलग हिस्सा अलग अलग नामों से जाना जाता है। और जैसा कि आप देखें कि मनुष्य जो है वह अन्य प्राणियों से अधिक विकसित है, तो उसका रीजन है कि हम मनुष्यों का जो सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम बहुत ही अधिक क्या है, डेवलप्ड है, बहुत ही अधिक विकसित है। और इस सेरिब्रम में ही अलग अलग पार्ट विकसित है जो अलग अलग क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो सेरिब्रम और सेरिब्रम के अलग अलग हिस्से, इसमें जो सबसे पहला हिस्सा है इसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। अब देखिए सेरिब्रम का जो ये जो मस्तिष्क के बीचों बीच हमारा सेंट्रल सिस्टम है, ये हमारा क्या है, ये ही सेरिब्रम है। अब देखिए सेरिब्रम के आने से पहले एक दो बात हम आपसे और डिस्कशन कर लेते हैं। जो जैसे आप जब मेंस का पेपर देंगे, जेपीएससी के मेंस का पेपर देंगे, तो इस पेपर में साथ के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहते हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी रहते हैं। तो किसी भी टॉपिक से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, जैसे कोई भी एरिया है तो उससे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो एक ही रहता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5-5 रहता है, जो हम शुरू में ही आपको दिखाए थे कि इस तरीके से सब्जेक्ट जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होता है। तो ये जो हमारा मस्तिष्क है, तो ये मस्तिष्क का जो वॉल्यूम है, मस्तिष्क का जो आयतन है, ये दरअसल 1400 सीसी है। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। और जो हमारा वजन है मस्तिष्क का, ये भी 1400 ग्राम होता है। एवरेज है 1400 ग्राम, किसी में 50 ग्राम ज्यादा भी होता है और किसी में 50 ग्राम कम भी होता है। तो आंसर ऑब्जेक्टिव करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो नियरिंग आंसर है उसी के इर्द गिर्द राउंड फिगर में इसका आंसर होगा। तो ब्रेन का जो हमारा वॉल्यूम है, मानव मस्तिष्क का जो आयतन है, ये आयतन है 1400 सीसी, और जो इसका वजन है ये कितना है, ये 1400 ग्राम है। और ये जो मस्तिष्क जो है, ये जो हमारा स्कल है, ये जो हमारा खोपड़ी है, तो ये स्कल ये ऊपर से लेकर ये नीचे यहां तक स्कल है, इस जगह से इस जगह तक स्कल है। तो ये स्कल का ऊपरी भाग, द अपर पार्ट ऑफ स्कल, ये जो हमारा खोपड़ी है, इस खोपड़ी के ऊपरी हिस्से में मस्तिष्क हमारा जो है क्या है, सुरक्षित है। तो ये स्कल का ऊपरी हिस्सा जिसमें हमारा दिमाग, जिसमें हमारा ब्रेन सुरक्षित है, उस हिस्से को क्रैनियम नाम से जाना जाता है। तो क्रैनियम के अंदर ब्रेन है, स्कल का ऊपरी हिस्सा जिसके अंदर ब्रेन प्रोटेक्टेड है, उसका नाम, वो स्कल का ऊपरी हिस्सा को हम क्या नाम दिए, क्रेनियम दिए। और क्रेनियम के अंदर ही हमारा दिमाग क्या है, सुरक्षित है। और इस सुरक्षा के अंदर एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है जिसका नाम होता है मेनिंजेस। तो हमारा जो मस्तिष्क है वो एक डबल लेयर मेम्ब्रेन से सुरक्षित है। किसके अंदर, तो वो क्रेनियम के अंदर एक डबल लेयर मेम्ब्रेन में सुरक्षित है। और ये डबल लेयर मेम्ब्रेन कहलाता है मेनिंजेज लेयर। और इस मेनिंजेज लेयर में ही किसी प्रकार का सूजन या संक्रमण हो जाता है, तो इससे जो बीमारी होती है उसका नाम होता है मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस नाम का बीमारी कहां होता है, मेनिंजेज लेयर में होता है। और मेनिंजेज लेयर ब्रेन का आउटर मोस्ट लेयर है, जो डबल लेयर मेम्ब्रेन है जिससे ब्रेन सुरक्षित होता है। और ये क्रेनियम के बाद वाला हिस्सा है। तो इस तरीके से हम लोग ब्रेन में एंट्री लिए। स्कल, खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा जिसमें दिमाग सुरक्षित है, क्रेनियम। और क्रेनियम के अंदर जो हमारा डबल लेयर मेम्ब्रेन में ब्रेन है उसका नाम है मेनिंजेज। और इसमें सूजन या संक्रमण हो जाने से जो बीमारी होती है उसका नाम क्या होता है, मेनिंजाइटिस। तो इस प्रकार से मेनिंजाइटिस के बारे में आपने सुना होगा कि कई प्रकार के मेनिंजाइटिस होते हैं। आपने सुना होगा कि यूपी में जो बहुत सारे बच्चे थे वो सेरिब्रल मेनिंजाइटिस से मर जा रहे थे। तो सेरिब्रल तो होता ही सेरिब्रल है और मेनिंजेज बाहर का लेयर है। तो इस तरह से सेरिब्रम और सेरिब्रम से सेरिबेरल, और उसके ऊपर में क्या हो गया, सूजन हो गया, तो मेनिंजाइटिस नाम का बीमारी हो गया। और छोटे बच्चे में ऐसा होने से मृत्यु हो जाती थी। अब देखिए जो ये जो हमारा ब्रेन के जो अंदर जब हम लोग पहुंचे तो सेरिब्रम ही पूरा का पूरा विकसित है।
सेरिब्रम के ही विकास के कारण मानव इतना विकसित है। और ये जो सेरिब्रम है हमारा, ये इसके अलग अलग हिस्से को हम अलग अलग नाम दिए और इसी नाम के क्रम में एक नाम आया हाइपोथैलेमस। अब ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है, इसको सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ये सुपर मास्टर ग्लैंड है, ये हमारे कई प्रकार के क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और ये जो नियंत्रित करता है, ये हमारे इमोशंस को नियंत्रित करता है, ये हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। अब जो ये हाइपोथैलेमस है, ये क्या क्या नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करता है हमारे इमोशंस को, ये हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है, ये नियंत्रित करता है हमारे नींद को, स्लीप, ये हमारे नियंत्रित करते हैं एपीटाइट, ये नियंत्रित करता है थर्स्ट, प्यास। तो भूख, प्यास, नींद, भावनाएं, है ना, इसको। तो ये आपका जो हाइपोथैलेमस है, ये इमोशन, स्लीप्स, एपिटाइट, थ्रस्ट, इसको नियंत्रित करता है। देखिए पिक्चर बनाने वाले ने भी क्या गाना बनाया है ना। और ये इसके अलावा जो है, ये हमारे को फीलिंग ऑफ टेम्परेचर, यानी जो हमारा टेम्परेचर से रिलेटेड फीलिंग है, इसको भी नियंत्रित करता है। आप गौर करिएगा कि यदि आप किसी ऐसे आदमी के इंतजार में खड़े हैं जो आपका बड़ा ही प्रिय है, तो आप धूप में भी अगर खड़े हैं तो आप देखिएगा कि आपको धूप का एहसास नहीं होगा। आप किसी बच्चे को ऐसे कहिए कि तुम जो है जरा सा बाजार से ये सामान लाओ, तो कहेगा बहुत गर्मी है, धूप है, शाम में ला देंगे। लेकिन वही बच्चे को जब उसका दोस्त कहता है कि चलो क्रिकेट खेलने के लिए चलते हैं, तो क्रिकेट खेलने के लिए जब वो जाता है वो बच्चा, तो क्या भर दिन वो धूप में गर्मी के दिनों में खेल रहा है, तो उसको धूप नहीं लग रहा है क्या? धूप बराबर लग रहा है। क्या उसका टेम्परेचर कम हो गया? बिल्कुल नहीं, उतना ही टेम्परेचर है, लेकिन उसको फीलिंग नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वह क्रिकेट के साथ दिल से एसोसिएट है, उसकी भावनाएं क्रिकेट के साथ बहुत गहरी अटैच है। तो जब गहरा अटैच होता है तो उसको भूख, उसको टेम्परेचर का कोई फीलिंग नहीं होता है। वही बच्चा जब घर में रहता तो कई बार खाना मांगता, भूख लग गया, लेकिन क्रिकेट खेलने में बिजी है तो उसको भूख भी नहीं लगता, प्यास भी नहीं लगता। घर में पढ़ने के लिए कह दो तो पढ़ने में उसकी भावना नहीं लगती तो उसको नींद लगने लगता, लेकिन क्रिकेट खेलने में उसकी भावना लगी हुई है तो उसको नींद भी नहीं लगता। और इमोशन, तो क्रिकेट के साथ वो इमोशन से जुड़ा हुआ है। तो हाइपोथैलेमस जो है उसको हम सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, इमोशन यानी भावनाओं को कंट्रोल करता है, नींद को कंट्रोल करता है, एपिटाइट भूख को कंट्रोल करता है, थर्स्ट माने प्यास को कंट्रोल करता है, और टेम्परेचर यानी गर्मी और सर्दी का एहसास को नियंत्रित करता है। देखिए ना, सिनेमा बनाने वाले लोग वैसे ही इतनी ऊंचाई पर थोड़ी पहुंचे हुए हैं, कितना उनके अंदर फीलिंग्स जो है उसका एक एक्यूरेट साइंटिफिक ज्ञान है। आपने एक गाना सुना होगा, जब से तुमको देखा है सनम, फिल्म का गाना आपने सुना होगा कि जब से तुमको देखा है सनम क्या कहें, यानी जब से तुमको देखा तो इमोशनली अटैचमेंट हो गया, भावनात्मक अटैचमेंट हो गया। तो इमोशनल यानी हाइपोथैलेमस। तो जब से तुमको देखा इमोशनल अटैचमेंट हुआ, मेरी भूख गई, एपिटाइट, मेरी भूख गई, मेरी प्यास गई, मेरी नींद गई, कितने हैं बेचैन। तो जब से तुमको देखा तो हमारा हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब हो गया। तो जब से किसी को देखा यानी भावनाओं के साथ सीधा सीधी जुड़ा हुआ है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के डिस्टर्ब हो जाने से आपका भूख गड़बड़ा जाता है, प्यास गड़बड़ा जाता है, नींद गड़बड़ा जाती है, और आपको सर्दी गर्मी किसी चीज का फीलिंग नहीं आता है। तो हमारा जो सारा का सारा दिमाग से जो हम शरीर जो हमारा कंट्रोल हो रहा है, इस पर मुख्य नियंत्रण अगर किसी का है तो उसका क्या नाम है? हाइपोथैलेमस। तो आपको क्लियरली समझ में आया हाइपोथैलेमस क्या है? याद रखने के लिए आप एक फंडा याद रखिए, जब से तुमको देखा है सनम क्या कहें? हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब। और हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब माने इमोशन डिस्टर्ब, इमोशन डिस्टर्ब के साथ साथ भूख डिस्टर्ब, प्यास डिस्टर्ब, नींद डिस्टर्ब, और टेम्परेचर का कोई फीलिंग नहीं रहता है। हाइपोथैलेमस अगर किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाए तो उस काम को करने में न तो आपको थकान होगी, न भूख लगेगा, न प्यास लगेगा, न नींद आएगी, क्योंकि आप उसमें दिल से जुड़े हुए हैं। यानी दिल और दिमाग का जो सीधा सीधा कनेक्शन है वह किसके साथ है? हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर? हमको लगता है अब बहुत ही क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए
जो हमारे अंदर एक ग्लैंड है, इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं पीयूष ग्रंथि। मस्तिष्क का यह जो ग्रंथि है, जिसको कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं, पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं, इसको दरअसल मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस ये हो गया आपका सुपर मास्टर ग्लैंड, ये हो गया आपका सुपर मास्टर ग्लैंड, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। देखिए, इसके मास्टर ग्लैंड कहने के पीछे दो तीन तथ्य हैं। एक तो मास्टर मतलब होता है मालिक। एक मास्टर शब्द का अर्थ छोटा भी होता है। जैसे आप देखिएगा कि छोटे छोटे कलाकार का जब नाम आता है टीवी वगैरह में, तो उसको मास्टर नाम दे दिया जाता है। मास्टर का अर्थ छोटा भी होता है और मास्टर का अर्थ ऑलराउंडर भी होता है। मास्टर का मतलब होता है जो नियंत्रण करे, कंट्रोल करे। दूसरे तीसरे किसी भी व्यक्ति हैं, उनके अपने बच्चे भले ही उनसे कंट्रोल होते हों या ना होते हों, लेकिन स्कूल में जाते ही वो लाडला बच्चा 2-4 दिनों में ही मास्टर के कंट्रोल में आ जाता है, और हर बात के लिए उसको कहा जाता है कि नहीं करोगे तो मास्टर जी से कह देंगे। और मास्टर जो कंट्रोल करे, अपना ही नहीं अन्य के चीजों का भी। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर कहने के पीछे दो तथ्य है। एक तो ये सबको नियंत्रित करता है, और दूसरा कि ये छोटा है, सबसे छोटा है। और जितने भी ग्लैंड्स हमारे शरीर में हैं, उन सभी ग्लैंड्स का कंट्रोल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर, किसके हाथों में है? तो ये सीधे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर पिट्यूटरी ग्लैंड के हाथों में ही है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ये जो है, ये जो हमारा मस्तिष्क है, इसके जस्ट ये जहां शुरू होता है नीचे, जहां हम लोग चंदन टीका वगैरह लगाने का काम करते हैं, बिंदी महिलाएं लगाने का काम करती है, तो वही बिंदी जो है वो हाइपोथैलेमस का जगह है, और ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का जगह है। और जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वह बिंदी के बराबर ही होता है। छोटी वाली बिंदी जो होती है उसी के बराबर होता है। मटर के दाने के समान इसका साइज होता है, पीले रंग का होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और यह सभी अन्य ग्लैंड्स के क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको मास्टर ग्लैंड कहने के पीछे एक और बड़ी वजह यह है कि जब हम लोग 12-13 वर्ष के बाद और 18 वर्ष के बीच में होते हैं, यानी जिसको कि कहते हैं किशोरा अवस्था, एडोलोसेंस एज, उसको विज्ञान की भाषा में एज ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं। किशोरा अवस्था, एज ऑफ प्यूबर्टी। तो जैसे कि ये एज ऑफ प्यूबर्टी जो हमारा है, किशोरा अवस्था, उस समय में यदि पिट्यूटरी ग्लैंड एक्शन में आता है, अगर सही तरीके से कार्य करता है, तो हम सही समय से विकसित हो जाते हैं। हमारे अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है और साथ ही साथ सेक्सुअल कैरेक्टरों का जो ऑर्गेन्स का जो डेवलपमेंट है, वह भी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ही नियंत्रित होता है। जैसे 13 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं, उनमें मेल और फीमेल जैसे ग्लैंड्स का या इस तरीके के किसी भी प्रकार के चीजों का विकास पहले नहीं हुआ रहता है। लेकिन 12-13 वर्ष के प्राप्त होने के बाद जो आगे 18 वर्ष की अवस्था है, जिसमें उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, मेल्स में मेल्स चाइल्ड में, नर बच्चों में नर कैरेक्टर और मादा बच्चों में मादा कैरेक्टर, तो उसको भी नियंत्रित करने का काम ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही करता है। इसलिए भी पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब जैसे देखिए कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है और प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंतर्गत आते हैं हार्मोन्स, जो सेक्स हार्मोन्स हैं,
और सेक्स ऑर्गेन्स। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंतर्गत आता है कि जैसे लड़के हैं तो उसमें मूंछ आने लगती है, आवाज भारी होने लगता है, शरीर में जो है एक मर्दाना मिजाज, एक मर्दाना रूप रंग उसका डेवलप होता है अचानक। और ठीक इसी तरीके से महिलाओं में जो उसका जो बेस्ट डेवलपमेंट है, उसके आवाज का पतला होना है, उसके अंदर जो है सो मेंसुरेशन साइकिल का स्टार्ट होना है, और भी जो उसमें महिलाओं वाले लक्षण हैं उसका विकास होना शुरू होता है। तो इस प्रकार से यदि पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि समय से फंक्शन में आता है तो उस बच्चे का समय के संग उम्र दिखना शुरू हो जाता है। और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का विकास किसी कारण से धीमा रहता है तो एज उसका 18 से पार भी कर जाता है, 19-20 साल का भी हो जाता है, फिर भी आप ऐसे बच्चों को देखेंगे तो लगेगा कि अभी यह जवान नहीं हुआ है, अभी ये 15 साल का ही होगा, 16 साल का ही होगा। और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड सही तरीके से फंक्शन करने लगता है और ज्यादा फंक्शन कर देता है तो 15 साल के बच्चे भी कैसे दिखने लगेंगे, 18-19 साल के दिखने लगेंगे। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, नियंत्रण करने का काम करता है। और जो अपराध वगैरह होती है, तो अपराध तो एक मानसिकता है, इसका अपना एक साइकोलॉजी है, इस पर हम जो है कोई चर्चा इधर से नहीं करना चाहते। लेकिन विज्ञान के दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो कोई अगर किसी प्रकार का इस तरह से एडल्ट्री का केस आया जिसके अंतर्गत कई सारी चीजें होती हैं जैसे रेप वगैरह ये सब है, तो ठीक है कि उसकी सोसाइटी नहीं ठीक था, उसका जो है एजुकेशन नहीं ठीक था, या फिर ये सब बातें हम मानते कि ये सब होता है। लेकिन कहीं ना कहीं बायोलॉजिकली उसका ये पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है। और किस समय में यदि उसको कुछ इस तरीके का दबाव या इस तरह का कोई उसको अवसर या जो भी समझिए, उस समय में ये वायलेंट या फिर इस तरीके की घटना जो घटती है उसके लिए पिट्यूटरी ग्लैंड ही है। तो नियंत्रण का जो जीवन में काम है, जो भटकाव है या और भी जो इधर उधर की बातें हैं, उसके लिए सीधा सीधी अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। क्लियर हुआ आपको? तो इस तरह से आपका हाइपोथैलेमस, मास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये मास्टर ग्लैंड है, और इसके फंक्शंस कैसे कैसे हुए, क्यों इसको ये नाम दिया गया, आपको ये हमको लगता है टोटली क्लियरली समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं इसी सेरिब्रम का दूसरा हिस्सा, जिसके अंतर्गत आपका होता है एक दूसरा नाम, इस सेरिब्रम से मिलता जुलता नाम है, इसका नाम है सेरिबेलम। तो सेरिब्रम और सेरिबेलम मिलता जुलता क्या है, नाम है, लेकिन दोनों में बड़ा ही अंतर है। सेरिबेलम सेरिब्रम का हिस्सा है, सेरिबेलम जो है यह सेरिब्रम का हिस्सा है, और ये हमारे शरीर के पोस्चर को नियंत्रित करता है। पोस्चर जो हमारी जो पोस्चर है उसको नियंत्रित करता है। इसके अलावा ये हमारे शरीर में वॉकिंग, चलना फिरना, रनिंग, दौड़ना, इसको नियंत्रित करता है। वॉकिंग, रनिंग, पोस्चर, इन सबको नियंत्रित करता है। यानी आप कह सकते हैं कि ये सब हमारे मर्जी से होता है। यानी सेरिबेलम जो है ये वॉलेंट्री एक्शन को नियंत्रित करता है, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो हमारे शरीर में जो ऐच्छिक क्रिया है, जैसे मूवमेंट है, पोस्चर का अंतर्गत हो जाता है मूवमेंट ऑफ बॉडी, जैसे हाथ का हिलाना, पैर का हिलाना, है ना। तो इस तरीके के जितने भी मूवमेंट है हमारे शरीर के अंदर, इस मूवमेंट के लिए जो डायरेक्टली जिम्मेदार ऑर्गन है ये क्या है, सेरिबेलम है, ऐच्छिक क्रियाओं को। तो एक बात आप यहां पर एकदम से गांठ बांध लीजिए कि हमारे शरीर की जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जो हमारे इच्छा से कंट्रोल होती है, उसके लिए डायरेक्टली जिम्मेदार कौन है, सेरिबेलम है, जो हमारे वॉलंटरी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और इसके अंतर्गत जो है पोस्चर है, वॉकिंग है, रनिंग है, मूवमेंट है, ये सब है। अब आप देखिए कि ये जो हमारा सेरिबेलम है, ये किसी भी प्रकार का नशा लेने पर, खास करके ड्रिंकिंग, तो अल्कोहल ड्रिंकिंग, जो अल्कोहल ड्रिंकिंग है, तो ये अल्कोहल के पी लेने से
सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस होता है हमारा मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा, तो अल्कोहल ड्रिंकिंग के बाद जो हमारे दिमाग का सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला हिस्सा है उसका नाम है क्या, सेरिबेलम। और ये सबसे पहले अफेक्टेड होता है, यानी शराब पीने का, अल्कोहल का या किसी भी प्रकार के नशीले नारकोटिक्स का असर हमारे मस्तिष्क के कौन से हिस्से पर सबसे पहले होता है, सेरिबेलम से होता है। इसलिए आप देखिएगा कि जब कोई आदमी अल्कोहल पी लेता है तो आप देखिएगा जो उसका मस्कुलर मूवमेंट है, पोस्चर के अंतर्गत मस्कुलर मूवमेंट भी हो जाता है, मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट, मांसपेशियों का नियंत्रण, मस्कुलर मूवमेंट, तो मस्कुलर फंक्शन उसका सबसे पहले गड़बड़ाता है। आप देखिएगा कि जब कोई आदमी शराब पी लेता है तो उसका मुंह जो है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, बोलेगा तो बोलने में उसके मुंह में थोड़ा थोड़ा टेढ़ापन आने लगता है, उसकी आंखें ना चाहते हुए भी क्या हो जाती है, अपने तरह से जो मसल्स हैं, आई मसल्स, वो सबसे कमजोर मसल है। तो सबसे पहले देखिएगा कि शराब उराब पीने का या नशा का सबसे पहला असर किस पर होता है, आंखों पर होता है। तो ये जो हमारा मस्कुलर मूवमेंट है, पोस्चर है, इस पर सबसे पहले अल्कोहल का असर हुआ। उसके देखिए शराब पी लेने के बाद आदमी को चलने फिरने में दिक्कत होने लगता है, पैर लटपटाने लगता है, चाल बिगड़ जाती है, वॉकिंग, रनिंग, ये रनिंग तो बिल्कुल ही गड़बड़ा जाता है। ज्यादा शराब पी लिए हुए आदमी को देखिएगा, जाना था घर पहुंच गए गटर, शराब पी के घर जा रहे थे, गिर गए कहां, गटर में। तो ये शराब पीने के बाद जो हमारा सबसे ज्यादा दिमाग का हिस्सा प्रभावित होता है, ये सबसे ज्यादा और सबसे पहले अफेक्टेड होता है सेरिबेलम। अब यहीं पर एक दूसरे तरह का क्वेश्चन भी है कि सेरिबेलम हमारे दिमाग के क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन शराब पीने से जो डैमेज होता है हमारा ऑर्गन, वो लीवर है। यानी शराब के सेवन के कारण निरंतर लगातार यदि कोई आदमी शराब पिए तो उसका जो लीवर है वह धीरे धीरे स्टोनिफाइड होने लगता है। लीवर सिरोसिस के नाम से यह रोग जाना जाता है। और लीवर अगर खराब हो जाए तो उसके शरीर में बहुत से प्रकार की जो क्रियाएं हैं, जो पाचन की क्रियाएं, इसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन की क्रियाएं, ये सब समाप्त होने लगती है। और शराब पीने वाले लोगों का सामान्य रूप से लीवर क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, खराब हो जाता है। और लीवर सिरोसिस के कारण ज्यादातर लोग 100 में 90% आदमी अल्कोहल ड्रिंकिंग के कारण समय से पूर्व लीवर सिरोसिस के कारण मरते हैं। तो ये दो अलग अलग बातें हैं कि शराब पीने पर हमारा कौन सा ऑर्गन क्या होता है, खराब होता है, कौन सा ऑर्गन खराब होने से आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो ये लीवर है। लेकिन शराब पीने का जो पहला इफेक्ट है वह किस पर पड़ता है, यह सेरिबेलम पर पड़ता है। और सेरिबेलम वॉलेंटरी एक्शन को नियंत्रित करता है, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसके अंतर्गत चलना, दौड़ना, मस्कुलर मूवमेंट, बॉडी का पोस्चर और भी प्रकार की जो हमारी शारीरिक गतिविधियां हैं उसके लिए जिम्मेदार हमारा सेरिबेलम ही है। इस प्रकार से ड्रिंकिंग अल्कोहल फर्स्ट इफेक्ट सेरिबेलम, और इसी के चलते चलना फिरना सब जो है वो क्या हो जाता है, हमारा खराब हो जाता है। और इसीलिए ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर टुगेदरली प्रोहिबिटेड। इसी कारण से शराब पीकर गाड़ी चलाना पूर्णतः क्या है, प्रतिबंधित है। क्यों प्रतिबंधित है? शराब पीने के बाद जो हमारे मस्तिष्क का रिएक्शन टाइम है वो रिएक्शन टाइम डिलेड हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब ये हुआ कि जैसे कोई ड्राइवर गाड़ी लेकर के जा रहा है सड़क पर और गाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही है, उसी समय कोई व्यक्ति रोड को क्रॉस कर रहा है, यानी रोड को इस तरीके से क्रॉस कर रहा है और गाड़ी ऐसे जा रही है। तो जब कोई सामान्य ड्राइवर जो सामान्य स्थिति में है, बिना शराब पिए हुए है, तो वो जब देखता है उसको, तो उसको देखने के बाद गाड़ी को कंट्रोल करना, यानी स्टीयरिंग को घुमाकर किस तरफ ले जाना है या ब्रेक लगाना है या अब आगे का क्या मूवमेंट करना है, तो देखने और उसके एक्शन में आने के बीच का जो समय होता है इसको रिएक्शन टाइम कहते हैं। तो जब कोई सामान्य रूप से चल रहा होता है, यानी बिना अल्कोहल पिए हुए कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है,
तो उसका ये रिएक्शन टाइम का जो ड्यूरेशन है ये कम होता है। यानी उसने देखा कि कोई बच्चा या कोई व्यक्ति अचानक रोड को क्रॉस किया, वो तुरंत संभल गया, अपने स्टीयरिंग को, अपने ब्रेक को उसके हिसाब से कंट्रोल करेगा। लेकिन अल्कोहल ड्रिंकिंग होने के बाद चूंकि हमारे मस्तिष्क का सेरिबेलम जो है वह प्रभावित हो जाता है, उसके चलते रिएक्शन टाइम डिलेड हो जाता है। रिएक्शन टाइम डिलेड होने के कारण जो उसका बॉडी पोस्चर है वो स्लो हो जाता है, मस्कुलर मूवमेंट स्लो हो जाता है, उसके सारी गतिविधियां जो है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो जब शराब पीकर कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है तो किसी व्यक्ति के रोड क्रॉस करने के बाद जो उसका एक्शन लेने का जो समय है, यानी कि ब्रेक लगाना है, गाड़ी को स्टीयरिंग को किधर मोड़ना है, क्या करना है, हॉर्न बजाना है, दोज ऑल प्रोसेस आर डिलेड, वो सभी देर हो जाता है और इतने में गाड़ी वहां पर पहुंच जाती है और जिसके कारण भारी दुर्घटना होता है। इसीलिए ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर टुगेदरली प्रोहिबिटेड। इसीलिए शराब पीकर गाड़ी चलाना प्रतिबंधित है। लेकिन दिल है कि मानता नहीं, लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और खास करके लॉन्ग रूट के जो ड्राइवर वगैरह होते हैं वो तो सुनते हैं हम कि काफी ड्रिंकिंग व्रिंकिंग करके ट्रक वगैरह चलाते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस वाले इससे नियंत्रण करने के लिए उनके पास एक अल्कोहल मीटर होता है और वो टाइम टू टाइम रोड पर इस तरीके से, जब खास करके कोई खास समय होता है जब हमारे समाज में ड्रिंकिंग का प्रोसेस चलता है, जैसे कि अभी आप देखिए कि होली वगैरह का समय है तो लोग सामान्य रूप से शराब पी लेते हैं। कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें लोग शराब पीते हैं, तो उस समय में पुलिस वाले क्या करते हैं, जगह जगह बैरिकेड लगा करके अल्कोहल मीटर में क्या करते हैं, लोगों को फूकने का काम करते हैं कि इसमें फूकिए। और ये इससे ऑल्फैक्टरी टेस्ट होता है और ऑल्फैक्टरी टेस्ट में क्या होता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का एक मिश्रण होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण से बना हुआ ये अल्कोहल मीटर में होता है और उसमें फूकने से जो उसका पीएच है वो चेंज होता है और पीएच के चेंज होने से उसका कलर चेंज होता है और वो कलर चेंज, वो पीएच चेंज डिजिटलाइज होता है। तो इस प्रकार से वो अल्कोहल मीटर बता देता है कि यह व्यक्ति कितना शराब पिए हुए है, 20%, 30%, 40%, जो भी उसका पैमाना है। तो उस हिसाब से अल्कोहल मीटर का इस्तेमाल करके जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो शराब पिए हुए वाले व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और कंट्रोल करने के पीछे जो उद्देश्य है उनका, वह उद्देश्य क्या है, वह उद्देश्य यह है कि शराब पीने के बाद सेरिबेलम बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है। उसके प्रभावित होने से रिएक्शन टाइम जो है वो बढ़ जाता है और रिएक्शन टाइम बढ़ जाने से एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से सेरिबेलम के फंक्शन आपने देखा, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है और पुलिस वाले नियंत्रण करने के लिए अल्कोहल मीटर रखते हैं और वो अल्कोहल मीटर में जो केमिकल है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें फूंक मारने से, ऑल्फैक्टरी टेस्ट होने से जो उसका जो रीडिंग है, जो उसका कनेक्ट जो उसका जो वो डिजिटलाइज किया जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कोई आदमी कितना शराब पिया। तो अब आपको समझ में आया ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग टुगेदरली वाई प्रोहिबिटेड, शराब पीकर गाड़ी चलाना प्रतिबंधित क्यों है, तो इसके पीछे हमारा दिमाग का ही हिस्सा है। तो इस तरह से आप सेरिबेलम देखें, अल्कोहल से सबसे ज़्यादा ये प्रभावित होता है और ये हमारे शरीर के इन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसके बाद देखिए कि हमारा जो विजन है, देखने की क्षमता, तो विजन जो है ये हमारा जो आंख का जो अगला हिस्सा है, इसको ब्रेन का जो अगला हिस्सा है इसको बोलते हैं ऑप्टिक। तो ये ऑप्टिक लोब, मस्तिष्क के ऑप्टिक लोब के द्वारा, जो मस्तिष्क का फ्रंट एरिया है, इससे हमारा क्या होता है, विजन कंट्रोल होता है। इसलिए कोई आदमी यदि डायरेक्ट उसके दिमाग के इस हिस्से पर चोट लग जाए सीधा, तो उसके आंखों की रोशनी चली जाती है। तो ये हमारे मस्तिष्क का सबसे सामने वाला हिस्सा है ऑप्टिक लोब, और ऑप्टिक लोब के द्वारा ही हमारा विजन नियंत्रित होता है।